सेकंड लर्निंग आउटकम के क्वेश्चन जो है इनिशियली वी रेड अबाउट द हाफ वेव रेक्टिफायर, उसका क्वेश्चन कर लेते हैं। स्पेसिमेन पेपर 2016 के अंदर आया। दिस अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन टू क्लियर योर concept actually. The rectified output of a sinusoidal signal generator is connected across a resistor R of resistance 1.5 kilo ohm. This is provided to as shown in figure 10.1. The variation with the time t of the potential difference V across R is shown in figure 10.2. State how the rectification shown in figure 10.2 may be achieved. Now in this case if you look this, but एक पीक तो आ रही है, दूसरी पीक इस तरह होने के बजाय हमारे पास क्या है, बिल्कुल वो जीरो है, फिर अपर पीक आ रही है, फिर जीरो। इसका मतलब दिस इज डन बाय मींस ऑफ इट्स हाफ वेव रेक्टिफायर। And in case of half wave rectifier, how we achieve that one, we make use of single diode and we connect that diode in series between the AC source and the this resistor R। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हमारे पास this is single diode this is connected in series between the AC source and the resistor R। ठीक है, because this is done half wave rectified के output and this is done by means of this one. So next part के अंदर a capacitor is now connected in parallel with the resistor R. The resulting variation of the time t of the potential difference V across R is shown। अगर हमारे पास एक और कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, हमारे पास क्या, ये हमारे पास आ रही है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये चीज क्या आ रही है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये फिर क्या आ रहा है डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो ये जो टाइम इंटरवल आ रहा है फॉर द डिस्चार्जिंग, इफ यू लुक हियर बेटा, ये वाला टाइम है जिसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, ये वो वाला टाइम आ रहा है मैक्सिमम पीक तक जिसमें कैपेसिटर चार्ज अप हो रहा है। ठीक है, ये फिर वो टाइम आ रहा है जिसमें कैपेसिटर दोबारा डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्जिंग टाइम अगर आप देखते हो यहाँ से बेटे, वो हमारे पास मान ला दिस इज, तो चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग, दिस इज, लेट मी राइट, दिस इज द डिस्चार्जिंग टाइम एक्चुअली ऑफ कैपेसिटर, जिसके से आउटपुट ज्यादा स्मूथ हो रही है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या डिस्चार्जिंग टाइम आ गया आ रहा है। एंड व्हाइल दिस वन इज, ये जो चीज आ रही है दिस इज द चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे, यूजिंग फिगर 10.3 determine the mean potential। determine means आपने you have to take certain values from this one। state होता तो determine का वर्ड हमेशा डायग्राम से रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करना तो उसके लिए यूज होता है। तो हमारे पास if you determine the mean potential में क्रॉस आर, so if you look here mean potential difference के लिए maximum potential difference कितना है हमारे पास आ रहा है, और हमारे पास फिर मीन वहां से हम निकाल लेंगे। तो बेटा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आ रहा है ये 6। ठीक है, और मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आ रहा है ये वाला। सो मीन दिस इज 6.0 है ये वैल्यू वोल्ट्स में, एंड दिस इज 4.8 वोल्ट्स, क्योंकि 0.4 क्या है, 4.2 4.4 सॉरी 4.4 4.8 5.2 5.6 और 6 पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है। तो मीन इन दोनों के मीन लोगे ना, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आपके पास गिवन है यहाँ पे। जब दो वैल्यूज गिवन तो दोनों का मीन लेने के लिए एड अप करते हो और 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 6.0 सेकंड वैल्यू विद दैट वाज 4.8, दिस इज 5.4 होगा। सो नेक्स्ट पार्ट में मीन करंट। अब क्योंकि हमारे पास ये डायरेक्ट करंट बन चुका है, तो हम V इक्वल्स टू आई आर अप्लाई कर सकते हैं। अब उसने मीन का वर्ड यूज है तो मैंने भी इनइक्वालिटी शो कर दी जस्ट टू इंडिकेट द मीन वैल्यू। वोल्टेज आ चुका 5.4, करंट हमने डिटरमिन करना है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन थी विच इज 1.5 किलो ओम। सो दिस इज 1.5 किलो है, तो टाइम्स 10 टू रेज पर 3 होगी।
तो यहाँ से आंसर आता है बेटे हमारे पास दिस इज 0.0036। तो वी कैन राइट दिस इज 3.60 टाइम्स 10⁻³ वो भी ठीक है, ये भी ठीक। उसके बाद उसने कहा हुआ द टाइम इन ईच साइकिल ड्यूरिंग विच द कैपेसिटर डिस्चार्जेस थ्रू द रेजिस्टर, दिस इज डिस्चार्जिंग टाइम। ये कितना को आ रहा है हमारे पास, इफ यू फोकस हियर दिस इज 0.02, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 0.027 आ रहा है। और यहाँ पे भी अगर देखते हो ये 0.30 है और ये हमारे पास आ रहा है दिस इज 0.51, 52, 53, 45, 4, 5, 5, 5, 6, 5। तो दिस इज ऑल्सो सेम, दोनों केस में सेम आ रहा है। दिस इज, ये हमारे पास जो टाइम इंटरवल आ रहा है 0.027 सेकेंड है, और ये भी वही टाइम आ रहा है 0.027 सेकेंड। तो ये उसने मांगा हो तो ये हम लिख देंगे फिर, दिस इज 0.027 सेकेंड हो गया। उसके बाद यूजिंग योर आंसर इन वन, ठीक है, कैलकुलेट द चार्ज पासिस थ्रू द रजिस्टर ड्यूरिंग वन डिस्चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। अब यूजिंग द आंसर इन वन, वन में हमारे पास ये किया ना, इन आंसर को यूज करना है हमने। बेटे हमारे पास एवरेज करंट क्या होता है, टोटल चार्ज ओवर टोटल टाइम, एवरेज। सो दिस इज एवरेज करंट जो हमने पहले फाइंड आउट किया है, दिस इज इक्वल टू total charge which we need to determine here over total time। टोटल चार्ज की एवरेज करंट की वैल्यू हमारे पास 3.60 टाइम्स -3, 3.60 टाइम्स 10⁻³ हो गया। टोटल चार्ज इज क्यू एंड टोटल टाइम इज गिवन थर्ड पार्ट में 0.027 सेकेंड। So from here we will be able to get 9.72 times 10⁻⁵। Next में capacity of the capacitor। अब कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला अप्लाई करो। ये बच्चे मैक्सिमम गलत कर रहे थे बेटे, ये स्पेसिमेन पेपर है लेकिन पास पेपर का क्वेश्चन नहीं है। इफ आई रिमेंबर दिस इज 2004 का या 5 का क्वेश्चन है, ये 6 का, किसी के पेपर का क्वेश्चन जरूर है। गलत डिस्टेंस में कह रहे थे बेटा Q इज इक्वल टू CV में Q की वैल्यू ये आ गई, C डिटरमिन करना है। अब वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास क्या, वो मीन वोल्टेज ये पुट कर रहे थे, जबकि V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्रॉस द कैपेसिटर। और पोटेंशियल डिफरेंस देखो हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 4.8, मैक्सिमम वैल्यू इज 6.0, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो ये आएगा इनके विच इज 1.2 हियर, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू CV के अंदर हमारे पास V जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। चार्ज की वैल्यू बेटे आ चुकी है ऊपर, हमने कैलकुलेट की 9.72 टाइम्स 10⁻⁵। C is to be determined, V is the potential difference to 6.0 minus 4.8, and if we further do it, C is equal to this is 9.72 times 10⁻⁵ over this is 1.2, so 8.1 times 10⁻⁵। Next part में a second capacitor is now connected in parallel with the resistor R and the first capacitor. On figure 10.3, draw a line to show the variation with the time t of the potential difference across the resistor। अच्छा अब हम देखें कि कैपिटल T जो होता है दिस इज इक्वल टू RC के बराबर होता है। इफ यू कनेक्ट अनदर कैपेसिटर अक्रॉस दिस वन, तो हमारे पास R की वैल्यू तो वही है, तो इफेक्टिव कैपेसिटी क्या होगी, C1 प्लस C2, दो हो गया ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास ये वैल्यू ज्यादा हो रही है तो T की वैल्यू भी होगी, टाइम डिले क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा एज C इंक्रीजेस, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, सो दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ रिपल। अब उसने डायग्राम में कहा था आपने स्पेसिफाई करना है, शो करना है, तो उसमें अगर शो करते हैं हमारे पास डॉटेड लाइन से कर दें, तो किसी एक जगह पे आपने, क्योंकि हमने इतना क्यों कैलकुलेट करके तो उसको कर नहीं रहे, तो किसी एक जगह आपने शो कर देना बेटे इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक माना है, ठीक है। थोड़ी सी टेढ़ी होती लाइन, इतनी सीधी होती ही नहीं है, लेकिन अब तो डिस्चार्जिंग होनी है ना, कर्व ग्राफ बन रहा होता है, उसकी डायग्राम भी आपको नजर आ रही है थोड़ी सी वो भी, और जैसी भी बन गई,
इसी को आगे कॉपी करके एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। दिस वाज द लास्ट पार्ट, सी पार्ट का आंसर था ये हो गया बेटे। ये इसका क्वेश्चन आ गया पहले बेटे नवंबर 17 का। द सर्किट फॉर फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग 4 आइडियल। आइडियल डायोड का मतलब क्या है कि कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही डायोड के अंदर, तो दैट्स वी कॉल देम आइडियल डायोड। अगर कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं हो तो तभी आइडियल होगी ना हमारे पास। अगर एनर्जी डिसिपेट होना शुरू होगी, एनर्जी जाया होनी शुरू होगी, तो आइडियल हो रही। तो साइंस में या फिजिक्स में आइडियल हम उस चीज को कह रहे होते हैं जिसमें कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही होती। ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड एज आइडियल। अच्छा जी, ये सॉरी हमारे पास ये यहाँ से करंट जाना है, ये इसमें से होके ठीक। उसने कहा रेजिस्टर आर इज कनेक्टेड अक्रॉस द आउटपुट ए बी ऑफ द रेक्टिफायर। ए बी इज दिस वन आउटपुट। ऑन फिगर 11.1 draw a circle around any diode that conducts when terminal x of the input is positive with respect to y। x is positive with respect to में यानी करंट कहाँ से आना है, x वाली साइड से आना है, कहने का मतलब ये है। अगर बेटे करंट x वाली साइड से आएगा, इसका मतलब करंट यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से इधर आ गया। इसमें क्या होगा, ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा बेटे, करंट फिर इसमें से पास करेगा, फिर इधर जाएगा, फिर इसमें से, फिर इधर आएगा, फिर इसमें से पास करेगा, फिर ये वापस ये। तो दिस इज द पाथ इफ x इज पॉजिटिव। ठीक है, इन्हीं डायरेक्शन में I1 का करंट कंसीडर करना था। अब इसमें कौन कौन से डायोड दो जो फॉरवर्ड बाइस हुए हैं, आपने उनको सिंपल इंसर्कल करना था कि हमारे पास ये वाला दो डायोड जो फॉरवर्ड बाइस हुए हैं। एक तो बेटा ये वाला फॉरवर्ड बाइस हो रहा है एंड सेकंड इज दिस वन। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट के अंदर लेबल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द आउटपुट। अब करंट कहाँ से जा रहा है, करंट देखो यहाँ से होके बेटे इसमें से होके ऊपर गया है। करंट की डायरेक्शन अगर मैं मार्क करूँ तो करंट की डायरेक्शन ये वाली बन रही है अपवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट इस डायरेक्शन में करंट हमेशा हम लेते हैं फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। तो दिस साइड विल बी पॉजिटिव एंड दिस साइड विल बी नेगेटिव। ठीक है, इसी को हमने रिप्रेजेंट करना था। और करंट की अगर डायरेक्शन मार्क कर दूं, यहाँ पे ये करंट आ रहा है। ओके, नेक्स्ट एक एक नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट बी पार्ट के अंदर the variation with the time t of the potential difference v across the input x y is shown in by an expression v is equal to this one. Now expression which we read as per syllabus content, v equals to v naught sine omega t, where v is measured in volt and t is time is measured in second, yani this is the time. The variation with the time t of the rectified output across the resistor is shown figure 11.2. Output voltage आपको given है हमारे पास। Use the expression for the input potential difference v or otherwise to determine the root mean square value। और अदरवाइज का मतलब या तो उसने कहा यहाँ से वैल्यू ले लो, या अदरवाइज का मतलब हमारे पास आप इससे वैल्यू ले लो ग्राफ से। ग्राफ से हमारे पास पीक वैल्यू आ तो रही है हमारे पास बेटे, ग्राफ में बेटे देखते हो ये वैल्यू हमारे पास पीक वैल्यू है एंड दिस वैल्यू इज ऊपर 5.6 है, ये 5.6 ही बन रही है, दिस इज 5.6। तो इसका मतलब वी नॉट की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5.6 वोल्ट्स। द फॉर्मूला विच वी रेड, दिस फॉर्मूला इज गिवन टू अस, इसलिए इसके फॉर्मूला लिखने का कोई नंबर नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, इसलिए वर्ड उसने डिटरमिन के साथ यूज किया, क्योंकि कैलकुलेट यूज नहीं किया। कैलकुलेट जब यूज होता है उसमें फॉर्मूले का लाजमी नंबर होता है बेटे। तो ओवर 100/2 हो गया, तो इसको फर्दर करते हो तो हमारे पास वी आर एम एस इक्वल्स टू 5.6 ओवर √2, तो 3.96 इसके आंसर है, 3.96 वोल्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड that the rectified potential difference at the output reaches the maximum number of times। कितनी दफा ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी दफा आ रही है। ठीक है, अब बेटे हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन थी, v इज इक्वल टू वी नॉट, ये वाली इक्वेशन गिवन थी
फ्रीक्वेंसी निकाली ना हमने, फ्रीक्वेंसी बेटे तभी आ सकती है कि हमारे पास ओमेगा ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर होता है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से निकलता क्या है, ओमेगा किसके बराबर आ रहा है, विच इज इक्वल टू 380 के बराबर है। अब ओमेगा किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू 2 पाई एफ इक्वल्स टू सॉरी 380। ठीक है 380। तो यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालते हैं, दिस इज 380 डिवाइडेड बाय 2, और हमारे पास पाई 3.14। तो इसको अगर करते हो, दिस इज 60.5 हर्ट्ज बन रहा है। अच्छा, अब उसने नंबर ऑफ टाइम्स कहा हुआ था बेटे, दैट द रेक्टिफाइड आउटपुट एट द रीचेज द मैक्सिमम पीक वैल्यू। हमारे पास ये चीज होती है इनपुट वोल्टेज। पीक वैल्यू बेटे यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है। इसका मतलब हमारे पास वही जो एक वैल्यू जो आ रही थी एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उसको 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टाइम कितनी दफा आएगी, तो दिस इज नंबर किसके बराबर हो जाएगा, जो आंसर आया उसको यू नीड टू मल्टीप्लाई विद 2। 2 टाइम्स 60.5 अगर करते हो तो 121 हो गया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर, a capacitor is now connected between the terminals AB of the output. AB of the output. The capacitor reduces the variation of the ripple in the output to 1.6 volt. ठीक है। On figure 11.2, sketch the variation with the time t of the smooth output from t is equal to 0 to t is equal to t2. This is 4 mark question. इसका मतलब ये है कि हमारे पास आउटपुट में से मिनिमम वोल्टेज कितना होगा, इसके अंदर मैं देखूं, अगर मिनिमम वोल्टेज जिस पे आएगा दैट वाज इनिशियली 5.6 में से हम माइनस करेंगे, माइनस करोगे आप 1.6, तो दिस इज 4.0, ये मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए। अच्छा, अब इसको अगर आप सॉल्व करते तो हमारे पास बेटे 4.0 ये वाला पॉइंट आ रहा है। ओके, अब अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये बेटे हमारे पास, क्योंकि मिनिमम वैल्यू शुड बी 4.0, मैक्सिमम वैल्यू तो 5.6 ही रहनी है। अब ये चीज़ आपने फर्दर लेके चलनी है बेटे, नेक्स्ट के अंदर भी यही चीज़ चलेगी, नेक्स्ट के अंदर भी यही चीज़ चलेगी। तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू 4.6 तक आनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू 5.6 सॉरी 1.6 माइनस होगा 4.6, तो 5.6 से 4.0। तो ये पूरा बनाना है, ये इतना ही है। 4 नंबर का क्वेश्चन देखो कितना आसान सवाल दिया हुआ है। चलिए एनी हाउ, suggest with our suggest and explain the effect on, if any, on the mean power dissipated in the resistor R when the capacitor is connected between the terminal A B. नीचे शो किया, when capacitor is connected with the terminal A B, इसका मतलब हमारे पास ये चीज आ गई। अच्छा, suggest and explain the effect if any on the mean power। मीन पावर में मीन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस क्या, ओके अगर विदाउट यूजिंग कैपेसिटर हम कनेक्ट करते हैं फिर क्या बनता है, दिस इज मीन पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट कैपेसिटर। बेटे मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखते हो दिस इज 5.6 है, मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो मीन निकालने के लिए दोनों को ऐड अप करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो दिस इज 5.6 माइन प्लस 0 डिवाइड बाय 2, 2 8 16 2.8। ठीक है, और हम मीन पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं अगर विद कैपेसिटर, कैपेसिटर लगाया तो मीन वैल्यू जो हमारे पास आई थी, मिनिमम वैल्यू जो थी वो रिड्यूस होके 4 पे आ गई थी। ये हमने किया, ये ऊपर ही किया हो गया, ये ओहो ये 4 पे आ गई थी। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मीन अगर लेते हो 5.6 प्लस 4.0 डिवाइड बाई 2, 4.8। ठीक है, सो मीन पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर से हमारे पास क्या हो गया, वो इंक्रीज कर गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगी तो मीन पावर जो होगी वो भी इंक्रीज होगी, पी इक्वल वी स्क्वायर ओवर आर होता है, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिंस हेंस मीन पोटेंशियल डिफरेंस
with capacitor increases. ठीक है, so mean power also increases as resistance is constant by P equals to V square over R हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटे आ गया 23 का क्वेश्चन। फोर डायोड्स इन अ ब्रिज रेक्टिफायर circuit to produce a rectification of sinusoidal AC input V in. Figure 7.1 shows a part of the circuit, but 3 of the diodes are missing. The potential will cross the load R and the output of the bridge rectifier. Okay. State the name of the type of rectification produced by the bridge रेक्टिफायर। बेटा ब्रिज रेक्टिफायर हमारे पास उसको यूज करते हैं एज ए फुल वेव रेक्टिफायर की तरह, तो इसमें यहाँ पे क्या फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है हमेशा ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर। ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं दिस इज फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफायर। कंप्लीट फिगर 7.1 बाय ड्राइंग द 3 मिसिंग डायोड्स करेक्टली कनेक्टेड। अच्छा, अब हमने इसके अंदर इसका मतलब बेटे अब देखिएगा हमारे पास ये सपोज करते हैं अगर करंट यहाँ से आ रहा है, करंट यहाँ से आया तो इसको मुझे फॉरवर्ड नहीं, करंट अगर यहाँ से आएगा तो इसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, यहाँ से करंट होके इसमें से पास करके फिर इसमें से पास करके वापस चला गया। बेटे पहले केस के अंदर मैं हमारे पास ये रिप्रेजेंट करने लगा हूँ, करंट जब यहाँ से आता है, यहाँ से मैं फॉरवर्ड बायस अगर करता हूँ उसको, ये हमारे पास हो गया। अब और यहाँ से इसका मतलब अब करंट कहाँ से जाएगा, यहाँ से करंट आया, इसमें गया, इसमें से इसमें आया, इसमें गया, फिर यहाँ से होके इसमें से होके बैक टू द सोर्स। तो इसका मतलब ये दूसरे को भी फॉरवर्ड बाइस करना पड़ेगा, इसको भी, ये हमारे पास ये भी फॉरवर्ड बाइस हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अगर नेगेटिव हाफ साइकिल आता है हमारे पास, अब फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल बेटे जो उसने कहा हुआ है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में हमारे पास अगर करंट यहाँ से आएगा, करंट बेटे यहाँ से आया, इसमें से पास करेगा, इसमें से पास करेगा, फिर इस रजिस्टर में से पास करके यहाँ पे गया, इसमें से पास करके बैक टू द सोर्स। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो चीज फॉरवर्ड बाइस हो रही है हमारे पास वो क्या होगा, यहाँ से इसको फॉरवर्ड बाइस करना पड़ेगा हमें, ये। ठीक है, अब दोनों केसेस में करंट की डायरेक्शन देखो एक ही बना, करंट इसी डायरेक्शन में, तभी तो करंट एक डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट करंट बना है, तभी रेक्टिफिकेशन हुई है। तो अब इसको यहाँ पे बना दें अगर हम लोग, दरमियान में लाइन लगी हुई ना, एक्चुअली होती नहीं है लाइन, लेकिन अब अच्छा ये एक तुम्हारा ये दूसरा हमारा ये बना हुआ था बेटे इसमें, चलो ठीक है। नेक्स्ट इज इसका ये बना हुआ था, अब ये ठीक है डायग्राम। उसके बाद ऑन फिगर ड्रॉ एन एरो टू इंडिकेट द डायरेक्शन। अच्छा डायरेक्शन ऑफ करंट हमने मार्क भी कर दी इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर करनी है तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी दिस वन। ठीक है, उसने रजिस्टर आर में कहा होता। उसके बाद वी इन has amplitude v naught and period t. Figure 7 show the variation of the time t of the v in, v naught की वैल्यू गिवन है। On figure 7 sketch the variation of the time v out of t, t is equal to 0 to t is equal to 2t, t is equal to 0 से इसका मतलब इसी के ऊपर वेव फॉर्म बना के वहां पर फिक्स कर दें। ये नेक्स्ट वेव फॉर्म, ओके, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर बनाना ना, तो फुल वेव रेक्टिफायर बेटा ये होता है हमारे पास, ऑल द पीक्स आर अपसाइड अप,
ठीक हो गया, इतना ही सिर्फ हो गया जबरदस्त डायग्राम। ओके, नेक्स्ट पार्ट के अंदर बेटा, द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर P ऑन फिगर 7.4 स्केच द वेरिएशन द पावर विद टाइम फ्रॉम t इज इक्वल टू दिस वन। ओके, अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर होता है बेटे। P इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर, तो क्या होगा? वी नॉट स्क्वायर ओवर आर। टाइम तो वही कांस्टेंट है ना, करंट जीरो होगा, पावर भी जीरो, वोल्टेज जीरो, करंट वोल्टेज मैक्सिमम, पावर भी मैक्सिमम। तो वी नॉट का स्क्वायर अगर लेते हो तो वी नॉट का स्क्वायर वी नॉट ही रहेगा ना। वी नॉट का स्क्वायर या वी नॉट का स्क्वायर होगा, वैल्यू टू लिखी होती है तो मैं फिर फोर पे बनाता ग्राफ। ठीक है, अब वो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास ये है, तो मैं इसी को कंसिडर करके वी कैन राइट दिस इज पी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, पी नॉट हो गया ना। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो वी नॉट का स्क्वायर, तो चीज यही बननी है, तो इसी को कॉपी करो, वहां पे फिक्स कर दें, ये चीज बननी बेटे। फॉर द सेम टाइम इंटरवल पीक वैल्यू भी उस तरह रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, suggest with a reason how the root mean square value v out compares with the root mean square value of v in। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बराबर किसके होती है? दिस इज वी आर एम एस जो होता है, दिस इज वी नॉट ओवर अंडर रूट टू। या दोनों केसेस में वी नॉट कांस्टेंट है, वी नॉट क्या, ये तो कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब वो वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। सच विद रीजन हाउ द वी आउट कंपेयर विद द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वी इन, सेम होगी, कोई चेंज नहीं आ रही बेटे हमारे पास, तो दोनों के लिए ग्राफ भी सेम बनेगा विद द रीजन। ठीक है, तो हमारे पास सिंस वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट ओवर अंडर टू इज सेम। ठीक है, so with how the RMS value compare with the RMS value भी कंपेयर करना है, हाउ के साथ है, तो जस्टिफाई और करना पड़ेगा ग्राफ के थ्रू। चलें, एज पावर किसके बराबर होती है? दिस इज वी स्क्वेयर ओवर आर हो गया, तो वी स्क्वेयर टाइम ग्राफ जो है, यानी पावर का जो बना हुआ है, इज सेम फॉर बोथ वी आउट एंड वी इन। ठीक है, सो वी आर एम एस इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, और होगी वो भी सेम होगी, क्योंकि वी नॉट की वैल्यू सेम थी, क्योंकि उसने हाउ का वर्ड लिख दिया था, पहले मैं इसको आई वाज इंटरप्रेटिंग डिफरेंटली। ठीक है, उसने कहा विद अ रीजन हाउ, तो इसका मतलब हमारे पास उसको जस्टिफाई करना था बेटे आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 के आ गया जून का बेटे हमारे पास। अच्छा, अब ये उस डायग्राम देखो, अप्रोक्सीमेटली वही बनी जो अभी हमने की है ना, उस जैसी ही है। A circuit contains a power supply that provides a sinusoidal alternating input voltage V in. There is an output V out across a load R as in figure 7.1. Okay. State the purpose of the circuit in figure 7.1. It's a 2 mark question. अब पर्पस इसका क्या है कि इसमें इट कन्वर्ट्स एन ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। अब पर्पस क्या होगा? टू डायरेक्ट करंट में क्यों हम चेंज कर रहे होते हैं? टू चार्ज अप द डीसी सोर्सेज। एक्चुअली हम डीसी सोर्सेज को चार्ज करने के लिए यूज करते हैं ना इसको। It converts an alternating current into direct current to charge up DC sources. ठीक है, it converts an alternating current into direct current, या वोल्टेज लिखे alternating वोल्टेज, क्यों वोल्टेज? क्योंकि डायग्राम देखो वोल्टेज दिया हुआ वी इन में दिया हुआ। ठीक है, alternating voltage into direct voltage for a full wave output to charge up DC sources.
बैटरी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास आधी वेव ज़ाया जा रही होती है, यहाँ पे फुल वेव आउटपुट आ रही होती है, इनपुट पे भी आउटपुट पे भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिगर 7.2 शोज द वेरिएशन विद वी आउट ऑफ द टाइम। आउटपुट वोल्टेज आ रही है हमारे पास और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास दिस इज 9 वोल्ट। वाई रोट 9.0 बेटे 5 के बाद आ रहा है 5.5 फिर 6.0। 5.5 का मतलब है सबसे स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन किसके रिप्रेजेंट करिए 0.5 को। 0.5 is the uncertainty of the physical quantity which you are taking along y-axis and uncertainty must be true in 1SF। अब जितनी डेसिमल प्लेसेस में अनसर्टिनिटी होती है वैल्यू को उतनी डेसिमल प्लेस में लिखते हैं, तो दिस इज रिटन 9 ही लिखा है, 9.0 लिखा जाता है इस तरीके से। लेकिन हम इफ वी फोकस मार्किंग की इसके हम देखेंगे, पता नहीं उसमें 9 भी हमारे पास ठीक किया होगा, but 9.0 is more appropriate. Next, when the load resistor R has a resistance of 370 ohm, show that the maximum power dissipated in this one। अब maximum power के लिए P is equal to V square over R फॉर्मूला लगेगा, P is equal to V square over R क्योंकि वैल्यूज गिवन है। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में हम P नॉट लिख रहे हैं, ये भी V नॉट हो गया। ओके, P इज इक्वल टू V स्क्वायर। अब V नॉट की वैल्यू हमने पहले निकाली थी 9.0 आ रही थी, 9.0 स्क्वायर ओवर 370, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो भी 81 ओवर 370। इसको आप करते हैं 0.2189 आ रहा है, तो उसने कहा शो कर दें ये वैल्यू, जो शो करने के लिए कहा था हम उसको शो कर देते हैं, फिर इसमें दिस इज इक्वल टू 0.22 हो गया उसने कहा। तो पी नॉट किसके बराबर हो गया 0.22 वॉट हो गया। उसके बाद ऑन फिगर 7.3 sketch the variation of the time to the power dissipated in the resistor। तो आउटपुट बन बेटा वही बननी होती है, साइनोसाइडल वेव बननी होती है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 0.2 कितनी 0.22 आई थी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 0.23 होगा, 0.3 जिसमें 0.22 0.2426 0.3। इसका मतलब है मैं तुम यहाँ से एक वेव फॉर्म बना के वहां से फिट कर दूंगा। टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट ना, टाइम पीरियड सेम रहता है बेटे। हमारे पास 0.22 था, ये इसी पे ही आएगा, ये चीज बेटे आगे चलनी है। अभी ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई ना बेटे 0.22, मिनिमम वैल्यू तो जीरो ही रहनी, क्योंकि फॉर्मूला तो यही अप्लाई करोगे, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। जहाँ वोल्टेज जीरो होगा वो पावर भी क्या हो जाएगी जीरो, वो तो जीरो, तो मिनिमम वैल्यू तो ये आनी है, ये मिनिमम पावर के लिए। टाइम पीरियड वगैरह हर चीज क्या है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक, 3 नंबर का क्वेश्चन था, अब 3 नंबर मार्किंग भी लगा, वो 1 नंबर होनी, मिनिमम वैल्यू क्या रहती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, और ग्राफ का टाइम पीरियड वगैरह कांस्टेंट है या नहीं है। कैलकुलेट द मीन पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर आर। अच्छा, अब मीन पावर जो होती है दैट इज ऑलवेज हाफ ऑफ द पीक पावर होती है। मीन पावर होती है, पीक पावर निकाली, दिस ऑलवेज हाफ ऑफ पीक पावर फॉर अ साइन वेव एसी। ठीक है, तो पीक पावर हमने निकाली पीछे 0.22, उसका हाफ कर देंगे। 0.22 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो दिस इज 0.11 वॉट वाला है। उसके बाद द सर्किट ऑफ फिगर 7.1 इज डिस्कनेक्टेड, ओके, एंड आर इज कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस अ पावर सप्लाई। डायरेक्टली यहाँ पे लगा दिया गया आर, and are directly connected across the power supply। Explain without reason how the mean power now dissipated in a resistor compare with the आंसर बी। ओके, अब ये बेसिकली उसने कह दिया बेटे क्वेश्चन आपको कि डिस्कनेक्ट कर दिया गया ये, अब इसके साथ आपने रजिस्टर डायरेक्ट लगा दिया, शॉर्ट तो नहीं हो रहा ना, शॉर्ट सर्किट नहीं है, शॉर्ट सर्किट होता है इसमें कोई लोड नहीं होता बेटे। ये आर आपने कनेक्ट कर दिया इसके क्रॉस। अब इसके अंदर हमारे पास देखते हैं, अगर हमारे पास बेटे दोनों केसेस के अंदर फॉर्मूला क्या यूज होना है, फॉर्मूला तो यूज होना है बेटे, हमारे पास मीन पावर जो है वो हाफ ऑफ पीक पावर है, दोनों जो मर्जी, जो साइनोसाइडल वेव के लिए, ठीक है। और इसका आंसर हमारे पास आ चुका था, दिस इज 0.11 है दोनों केसेस के अंदर।
तो मीन पावर दोनों के लिए सेम है, ठीक है। अगर मीन पावर सेम है तो उसने फर्दर कहा हुआ मीन पावर कंपेयर विद द आंसर B3, तो मीन पावर सेम है हमारे पास, मीन कांस्टेंट मीन पावर है। तो हम लिखेंगे सिंस फॉर अ साइन वेव AC मीन पावर जो है दिस इज हाफ ऑफ पीक पावर है, ठीक है। सो मीन पावर इज अगेन सेम, ठीक है। तो पावर जो ग्राफ बनेगा हमारे पास सेम होगा, हेंस ट्रेंड ऑफ ग्राफ इन B2 इज सेम, ठीक हो गया। ये स्टेप बाय ऑल में कवर हो गया।